एक ऐसे आदमी को चेक जा रहा है हर महीने जिसकी उम्र रिकॉर्ड्स में 350 साल है। अमेरिका को बने 250 साल हुए, वो उससे भी 100 साल पुराने हैं। ये फ्रॉड हो कहाँ रहा है? थोड़ा सा उथल पुथल होगी, पर उसके बाद ये एक गोल्डन पीरियड है। और ये हम जो ड्रिल बेबी करेंगे, वो एक जो उससे जो रेवेन्यूज़ आएंगे, जो टैरिफ से रेवेन्यू आएंगे, इससे ये जो पूरा बैलेंस आउट कि अगर वो ओसामा बिन लादेन को भी अपने दराज में रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने निकाल के उसे दे दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में जो भी रुकावटें थीं, वो इस एक्शन के बाद उनके रिलेशनशिप आगे बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले टर्म में ही ये कह दिया था कि जो उनके भारत के साथ संबंध हैं वो इंडिपेंडेंट है जो उनके पाकिस्तान के साथ संबंध। पाकिस्तान खुद अभी इस वक्त टेररिज्म से जूझ रहा है। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुखपाल सिंह धनोआ और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जसदीप सिंह जैसी जी। स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू सुखपाल जी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले जॉइंट कांग्रेस को जाके एड्रेस किया है। ये उनका एड्रेस कई पहलुओं से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ज़्यादा जोर था वो डोमेस्टिक पॉलिसी पे नज़र आया है। बेशक उन्होंने टैरिफ या जेलेंस्की को लेके यूक्रेन जंग या गाज़ा के बारे में बात की है, परंतु उन्होंने साउथ एशिया की सिचुएशन, हिंद प्रशांत महासागर में उन मुद्दों को ज़्यादा उभारने की बात नहीं की है। जसदीप जी से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस एड्रेस को कैसे देखते हैं। जसदीप जी, बहुत सारे पहलू हैं जो हमें देखने को मिले हैं। अगर हम ये देखें कि पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल सिक्योरिटी का एक जो काला पन्ना है उसको वो सामने लेके आए हैं कि 100 साल से लेके 350 साल की एज के लोग जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं। अमेरिका के होंद में आने से पहले भी 100 साल। तो इस सारे जो उन्होंने जिन पहलुओं पे बात की है, हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा इसमें खुलासा करें कि कौन कौन से अहम पहलू हैं। जी बिल्कुल। अभी अगर देखा जाए तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप को शपथ लिए ऑफिस संभाले सिर्फ 1.5 महीना हुआ है जी। और इसमें उन्होंने इतने काम कर दिए हैं कि ऐसे जो एक 4 साल की टर्म में भी राष्ट्रपति नहीं कर सके। और उन्होंने सबसे पहले अपने जो आके एड्रेस रात को शुरू किया, उन्होंने उसमें यही कहा कि अमेरिका इज़ बैक। इसका मतलब था कि हम विश्व पट पे वापस आ गए हैं और अमेरिका की वापस ये रिटर्न हुई है। और जैसा हम देख रहे हैं आज दुनिया में, अमेरिका फिर से एक सुपर पावर की तरह एक्ट कर रहा है और एक सुपर पावर के जो हाव भाव, जो तेवर और जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अमेरिका फिर से लेके आगे आ गया है। और साथ ही में उन्होंने जो इस छोटे से समय में 1.5 महीने में जो उन्होंने अपनी कैंपेन में जो अपने वोटर्स से, जो अपने अमेरिकन पब्लिक से जो वादे किए थे वो ऑलमोस्ट सारे पूरे किए। उन्होंने रात को अपनी स्पीच में यही गिनवाया। उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि बॉर्डर बंद कर देंगे और इमिग्रेशन रोक दूंगा इलीगल अमेरिका की। और उन्होंने कहा बाइडन जो थे वो ये कर नहीं पा रहे थे। जब उनसे ये सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा मेरे पास तो फोर्सेस ही नहीं है, ये तो कांग्रेस करेगी। तो क्या उन्होंने ये कहा कि अब इसके लिए हमें पता है कि सिर्फ एक नए प्रेसिडेंट की ज़रूरत थी और मैंने आके आज बॉर्डर बंद कर दिए। उन्होंने अमेरिका में जो वेस्ट चल रहा है, जो डॉज उन्होंने बनाई इलॉन मस्क के साथ, और उसका जिसका भी आपने भी जिक्र किया कि उसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी यहाँ की सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सोशल सिक्योरिटी की रिटायर्ड बुज़ुर्गों को जो यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट जाती है जी, उसमें उन्होंने बताया कि इतना फ्रॉड है, 30 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जो ज़िंदा है ही नहीं। एक ऐसे आदमी को चेक जा रहा है हर महीने जिसकी उम्र रिकॉर्ड्स में 350 साल है। अमेरिका को बने 250 साल हुए, वो उससे भी 100 साल पुराने हैं और उन्हें भी चेक जा रहा है। और उन्होंने इस अपनी तकरीर में ही जो हमारी अटॉर्नी जनरल बैठी थी उन्हें कहा कि पैम आप इस तरफ ध्यान दीजिए और पता लगे कि चेक कौन कैश कर रहा है, ये फ्रॉड हो कहाँ रहा है। और साथ ही उन्होंने एक मजाक भी करा, बॉबी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ हैं, कि मैं समझता था अमेरिका तो उससे भी ज़्यादा तंदुरुस्त है, कि हमारे यहाँ तो 150 और 200 साल और 350 साल के लोग अभी तक जीवित हैं। तो ये उन्होंने कल अपने जो ये स्पीच में दर्शाया कि यहाँ पे कितना करप्शन
और कितना यहाँ पे जो एक सिस्टम का फेलियर हो चुका था, जिसकी हमेशा बात करते थे कि स्वैम्प को मैं साफ़ कर रहा हूँ, डीप स्टेट को मैं साफ़ कर रहा हूँ, और ये सब उसी की चीज़ें हैं जो उन्होंने गिनवाई। जो जो पैसे दुनिया भर में अमेरिका बांट रहा था, जिनकी कोई बिना सोच समझ के US एड के थ्रू, वो भी उन्होंने बताया कल। तो अमेरिकन पब्लिक को उन्होंने यही बताया कि अभी हम आप जो हैं जो मैंने आपसे वादे किए हैं वो मैंने पूरे करें, और साथ में उन्होंने इन्फ्लेशन को भी हैंडल किया। ये जो आज हम टैरिफ्स देख रहे हैं, जो टैरिफ की बात हो रही है, कल उन्होंने चाइना कनाडा मैक्सिको पे टैरिफ लगाए 25% के। 2 अप्रैल से पूरे विश्व में रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने वाले हैं। उन्होंने अमेरिका की जनता को एक ये भी प्रिपेयर किया कि इससे शॉर्ट समय में हो सकता है थोड़ी उथल पुथल हो, पर लॉन्ग टर्म में ये अमेरिका के लिए बहुत ही बेनिफिट लेके आएंगे। सारी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में मूव होगी और ये अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। तो एक किस्म से उन्होंने जो चीज़ें बताई कि हम एनर्जी डिग कर रहे हैं और एनर्जी से क्या क्या फ़ायदे होंगे, उसका हमने देखा है कि सीधा असर स्टॉक मार्केट में भी पड़ा, और आज स्टॉक मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया इसके ऊपर। बट इसके बजाय जो रिटेलर CEOs हैं वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, खास करके ग्रॉसरी और ये चीज़ें टैरिफ लगाने से। ये एक बैलेंस होगा, छोटे टाइम के लिए बढ़ेंगी और कुछ उसके साथ जो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में शुरू हो जाएगी। अगर रिटेल की ये जो चीज़ों की टैरिफ की भाव बढ़ेंगे तो जो अमेरिका से एनर्जी की जो ड्रिल हो रहा है, कनाडा से हम तेल भी नहीं लेंगे तो गैस प्राइसेस कम होंगी। और जो ट्रकिंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये सबसे बड़ा खर्चा होता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का। तो ये इनिशियली ज़रूर होगा 2-3 महीने 4 महीने, और वो उन्होंने अपनी रात को स्पीच में अमेरिकन जनता को ये पूरी बताने की कोशिश की कि हाँ 2-4 महीने आपको थोड़ा सा उथल पुथल होगी, पर उसके बाद ये एक गोल्डन पीरियड है, और ये हम जो ड्रिल बेबी करेंगे, वो एक जो उससे जो रेवेन्यूज़ आएंगे, जो टैरिफ से रेवेन्यू आएंगे, इससे ये जो पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने को आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाकिस्तान से काबुल के एयरपोर्ट पे हमले का दोषी है, पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया है। इस बात से जो उन्होंने तारीफ़ की है पाकिस्तान की, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप की पहले रजीम में कोई अच्छी ओपिनियन नहीं थी। इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के पास वो अचानक कहाँ से आ गया 1 महीने में, और अब पकड़ के उन्होंने 1 महीने में ही प्रेसिडेंट ट्रंप को हैंड ओवर कर दिया? देखिए, पाकिस्तान तो इसमें माहिर है कि अगर वो ओसामा बिन लादेन को भी अपने दराज में रख सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने निकाल के उसे दे दिया। तो ये भी पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर हाँ ये एक दर्शाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो एक इमरान खान के टाइम से एक रिलेशनशिप जो एक ख़राब हुई थी, जब इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाए थे कि अमेरिका ने मेरी सरकार गिराने की कोशिश की, और वो जो भी थे वो झूठे थे, और अब वो अमेरिका की सरकार से ही दोबारा मदद मांग रहे थे। तो उसमें ये एक बहुत अहम, मैं समझता हूँ, स्टेप है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में जो भी रुकावटें थीं वो इस एक्शन के बाद उनके रिलेशनशिप आगे बढ़ेंगे और अच्छे बढ़ेंगे। और ये इसमें मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी है, और पाकिस्तान भी एक, मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर स्टेबल रहे, पाकिस्तान के भी अमेरिका से संबंध अच्छे रहें, तो भारत के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले टर्म में ही ये कह दिया था कि जो उनके भारत के साथ संबंध हैं वो इंडिपेंडेंट है जो उनके पाकिस्तान के साथ संबंध है। उनकी भारत के संबंध का पाकिस्तान, क्योंकि आपने पहले हमेशा देखा कि कोई भी जब यहाँ से जाता था पाकिस्तान तो फिर या इंडिया भी ज़रूर आते थे। अगर इंडिया जाते थे तो रास्ते में वो पाकिस्तान भी रुकते हुए आते थे, भाई एक को हमने खुश कर दिया, दूसरा ना नाराज़ हो जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो प्रथा तोड़ दी थी। उन्होंने कहा नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, हमारी रिलेशनशिप इंडिया के साथ जो है वो है और पाकिस्तान के साथ जो है वो है। और वो भारत गए थे, अहमदाबाद गए थे और वो सीधे वहाँ से वापस आए थे। तो मैं नहीं समझता कि इससे भारत अमेरिका की कोई रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा। पर पाकिस्तान के साथ जो ये मैं समझता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि उन्होंने अपनी जो जॉइंट एड्रेस था
उसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और अगर पाकिस्तान ने ऊपर उठ के ये टेररिज्म, एक टेररिस्ट को जिसने कि 13 हमारे सोल्जर्स वहाँ पे शहीद किए थे, उसको अगर अमेरिका के हवाले किया तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपको ये भी मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान खुद अभी इस वक्त टेररिज्म से जूझ रहा है। अभी 2-3 दिन में ही विस्फोट हुए हैं, रोज़ वहाँ पे विस्फोट हो रहे हैं जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं। और ये दूसरा जो अमेरिका का फोकस दोबारा से अफ़गानिस्तान पे आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि जितने भी हम वहाँ पे जो बिलियंस के जो हम अपनी वहाँ पे ये वेपन्स और गाड़ियाँ और ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स जो छोड़ के आए हैं वो हम वापस लेंगे, वापस लाएंगे। और उसमें पाकिस्तान की एक फिर से बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो इसलिए भी पाकिस्तान के साथ संबंध अमेरिका के अब अच्छे बनेंगे। जॉइंट एड्रेस के बाद जो डेमोक्रेट की प्रतिक्रिया सामने आई है, जो मिशिगन की सेनेटर स्लॉकटन ने इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसमें 2 चीज़ें उन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया, जो क्रिटिसाइज़ किया है प्रेसिडेंट को। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसमें ये कहा है कि जो एम्प्लॉई हैं डोज के, वो अब ट्रेजरी डिपार्टमेंट को एक्सेस करेंगे। क्या ये सेफ़ है? दूसरी उन्होंने बात उसमें क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है जो लोगों को फायर किया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो जो सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक पार्टी का कल पूरे एड्रेस में जो इनका रवैया था जी, वो बहुत ही शर्मनाक था। और उसकी आज पूरे अमेरिका में क्रिटिसिज्म हो रहा है। और डेमोक्रेटिक के अपने ही लोग अब दोबारा से सोच रहे हैं कि ये जो रात को हमने ड्रामा किया ये सही था या नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी के एक एलन ग्रीन जो हैं कांग्रेसमैन, वो खड़े होके प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार इंटरप्ट कर रहे थे। और उनके हाथ में एक छड़ी थी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ ऐसे ऐसे कर रहे थे। और उन्हें 2 बार स्पीकर जॉनसन ने कहा कि आप बैठ जाइए, नहीं तो मैं अपने कोर्ट ऑफ आर्म्स को कहूँगा कि आपको यहाँ से निष्कासित किया जाए। और वो नहीं माने, वो ये ड्रामा चाहते थे और उन्हें निकाल दिया गया वहाँ से। और जो शर्मनाक तरीके से जो डेमोक्रेट्स, जो कांग्रेसमैन थे और सेनेटर्स थे, वो जब एक कैंसर पीड़ित 13 साल का एक बच्चा जो वहाँ आया था, उसे भी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे हाईलाइट किया और सब लोगों ने खड़े होकर उसकी लिए तालियां बजाईं, ये डेमोक्रेट्स तब भी नहीं खड़े हुए। ये जो अमेरिका की जनता है, इन्होंने इस रवैये को, ये वोकनेस को, ये जो डेमोक्रेट्स का ये जो नेगेटिविटी है, इसे बिल्कुल रिजेक्ट करके प्रेसिडेंट ट्रंप को जिताया है। और उन्होंने 7 स्विंग स्टेट्स जीती हैं और पॉपुलैरिटी वोट भी जीती है। अमेरिका के लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हैं। आज भी जो नए पोल्स आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लोग, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो 53% है। जो इमिग्रेशन पे लोग 70% कह रहे हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। जो डॉज कर रही है, जिस पे डेमोक्रेट्स को सबसे ज़्यादा एतराज़ है, वहाँ भी 70% से लोग ज़्यादा यही कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। सो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो लोगों की जो लोग चाहते हैं उसके साथ जुड़े हैं और उसे सुन के ये कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं ये उसके लोगों जो चाहते हैं उसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इन्होंने अभी तक ये अध्ययन ही नहीं किया कि हम ये चुनाव हारे कैसे हैं, उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं और ये और एक डाउनफॉल में है। अब आप डोज की बात कर रहे हैं कि डोज में वो कहते हैं कि जी ये तो एलॉन मस्क जो है ये चुनाव जीते नहीं हैं, तो ये कैसे आके ये काम कर रहे हैं। आज एलॉन मस्क को प्रेसिडेंट ट्रंप ने हायर करके अपॉइंट किया है, ठीक है। आज हमारा कोई भी कैबिनेट मेंबर जो है वो चुनाव जीत के नहीं आया है। आज जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कोई चुनाव जीत के नहीं आए। अगर एक ब्यूरोक्रेट को भी अगर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में ये फाइल्स देखने का है, उतनी ही सिक्योरिटी क्लियरेंस डोज के एम्प्लॉयज़ की भी हुई है और उन्हें भी वो हक है, बल्कि ज़्यादा है, क्योंकि वो तो उन लोगों के ऊपर जाके अब पहरा दे रहे हैं जहाँ पे जहाँ पे हमें शक है कि यहाँ धांधली हो रही और पकड़ी भी गई है। अभी सोशल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, कितनी धांधली हो रही। तो ये सब जो चीज़ें, ये अब बजाय इसके कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप सरकार को और मजबूत कर रहे हैं, छोटी सरकार कर रहे हैं, जहाँ पे करप्शन हो रही है, जहाँ पे फ्रॉड चल रहा है, जहाँ पे वेस्ट चल रहा है, उसे रोक रहे हैं। लोग भी यही चाहते हैं, बजाय इस वक्त
कि इसका सपोर्ट किया जाए, बजाय इस वक्त कि कहा जाए बिल्कुल ठीक है, हमें अमेरिका का पैसा बचाना चाहिए, हमें टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेट्स इस वक्त उसकी उलट बातें कर रहे हैं। टैरिफ इशू को कनाडा ने ट्रेड वार का नाम दिया है। चाइना का जो रिएक्शन है वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमसे लड़ना चाहता है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप क्या समझते हैं कि 2 अप्रैल से इंडिया पे भी टैरिफ लगेगा, दूसरे कंट्रीज़ पे भी रेसिप्रोकल टैक्स होगा, तो आप क्या सोचते हैं कि इससे कोई चिंताएं अमेरिका की और बढ़ने वाली हैं? दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका की चिंताएं मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से बहुत कम हो गई हैं। और आज कनाडा की इकॉनमी कहाँ है, छोटा सा पूरा डिपेंडेंट वो अमेरिका के ऊपर है। हम जो भी कनाडा से लेते हैं हम यहाँ पे खुद कर सकते हैं। हम लकड़ी आज कनाडा से ख़रीदते हैं, अमेरिका के पास बहुत जंगल है, हम अपनी खुद की लकड़ी ले सकते हैं। आज हम नेचुरल गैस जो है वो कनाडा से लेते हैं, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है ड्रिल बेबी ड्रिल, हम अपनी गैस भी खुद निकालेंगे। तो और हम कनाडा से नहीं लेंगे, हम सऊदी अरेबिया से ले लेंगे। तो हम कनाडा पे डिपेंडेंट नहीं है। और अब और भी जो चीज़ें देखने को आ रही हैं सामने कि कनाडा से कंपनियां रातों रात अपने प्लांट्स, अपनी फैक्ट्रियां उठा उठा के अमेरिका की तरफ बढ़ने लग गई हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज कई हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेज जो हैं कनाडा में अमेरिका में रजिस्टर करा लिए हैं। तो इससे जो नुकसान है वो कनाडा को है, क्योंकि अमेरिका से कनाडा को बहुत कुछ जाता है। और ये सिर्फ मैं समझता हूँ ये भी टेम्परेरी, क्योंकि ये ट्रूडो की फेल्ड पॉलिसीज़ हैं। ट्रूडो 9 तारीख को अपना वो जा रहे हैं कनाडा में, संविधान के हिसाब से उनका टर्म तो ख़त्म हो रहा है, उसके बाद इलेक्शंस होनी है, रिज़ाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। और ट्रूडो जो है वो सिर्फ ये एक गिमिक के तौर पे उन्होंने कल परसों ये जो एक स्पीच दी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को और ये बड़ी बातें करी हैं, एक गिमिक है उनकी, एक हारे हुए पॉलिटिशियन की, जिसकी की रेपुटेशन पूरे दुनिया में है कि वो हर किसी बड़े लीडर से लड़ा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हों, भारत के साथ उन्होंने लड़ाई मोल ली, उन्होंने पुतिन के साथ तो वैसी उनकी नहीं बनती, जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने लड़ाई ली, शी पिन चाइना के साथ उन्होंने लड़ाई मोल ली है। तो वो उनका कोई पॉलिटिकल इतना है भी नहीं, और मैं नहीं समझता कि इससे अमेरिका को कोई कनाडा से इतना घबराने की ज़रूरत है। हाँ, कनाडा के साथ अमेरिका का बहुत ट्रेड है, बहुत बड़ा ट्रेड है, और हम चाइना से बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं, चाइना हमसे कम खरीदता है। और उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पहले टर्म में भी यही कोशिश रही थी कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसको चाइना से हटा के अमेरिका वापस लाना चाहते हैं, या कुछ लो टैरिफ कंट्रीज़ हैं जिसमें भारत एक बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है, जो पहली बार हम नहीं कर पाए थे। कोविड के दौरान भारत के पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का बनने का, और हमने वो मौका गंवा दिया था, और उसका फ़ायदा वियतनाम और इंडोनेशिया, ये छोटे कंट्रीज़ ने ज़्यादा उसका लाभ उठाया था। लेकिन एक बार फिर भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो टैरिफ से आज 2 चीज़ें होंगी कि एक तो अमेरिका में प्रोडक्शन वापस आएगी, मैन्युफैक्चरिंग वापस आएगी, यहाँ पे फैक्ट्रीज आएंगी ज़्यादा, और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिनसे टैरिफ लोअर होगा, या भारत अमेरिका की कोई ट्रेड संधि, जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसके ऊपर अभी दोनों मुल्क काम कर रहे हैं, उसमें हो सकता है ट्रेड बिल्कुल ही टैरिफ ख़त्म कर दिया जाए। तो ये चीज़ें भारत जैसे देश के लिए काफ़ी आगे लाभ ला सकती हैं। और साथ में जैसे मैंने कहा, ये टैरिफ जो है ये शॉर्ट पीरियड के लिए ज़रूर उथल पुथल होगी। हम देखेंगे चीज़ें ऊपर गई नीचे गई, वहाँ पे पेट्रोल की कीमत पहले थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर जब अमेरिका का खुद का पेट्रोल उत्पादन शुरू हो जाएगा तो फिर एकदम नीचे जाएंगी। तो ये हमको देखने को मिलेगा, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए अमेरिका के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो टैरिफ का जो ये है एक मास्टर स्ट्रोक है, इससे पूरा यूरोप भी हिला हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अमेरिका को ही नुकसान है, हर देश को इससे नुकसान है। और वो यही कह रहे हैं कि मैं फेयर ट्रेड चाहता हूँ, अगर आज जितना टैरिफ आप हमारे पे लगाएंगे हम उतना आप पे लगाएंगे। ये फेयर है, क्योंकि ये बात भी सही नहीं है कि अमेरिका में आप अपनी कार बेचो उस पर कोई टैरिफ नहीं, और अमेरिकन गाड़ियों पे आप 10%, 20%, 25% टैरिफ लगाओ। तो ये जायज़ बात नहीं थी। बहुत शुक्रिया जसदीप जी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने
कई अहम मुद्दों पे एक साथ ही मोर्चा खोल लिया है, चाहे वो डोमेस्टिक इशू हो या फॉरेन पॉलिसी। देखना ये होगा कि वो इन मुद्दों को कैसे काबू करते हैं। एक तरफ इज़राइल और हमास की जंग, दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया में समझौते की बात, तीसरी तरफ चाइना के साथ टैरिफ वार और अपने नेबर कंट्री मैक्सिको और कनाडा के साथ भी। 2 तारीख को जब भारत पे भी ये टैरिफ लगेगा तो वहाँ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, ये भी हमारे दर्शकों की दिलचस्पी का केंद्र बना रहेगा। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, नए प्रोग्राम के साथ फिर आपके रूबरू होंगे। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।